सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा, आज हम लोग यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स के सारे सवाल करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाई वेटेड चैप्टर। तो भैया यहाँ पे आपका भी सपोर्ट चाहिए। एक टेक में इतने सारे सवाल को सॉल्व करना है हमें यहाँ पे। एंड ये आपको पूछे गए थे जेईई मेन 2024 अप्रैल अटेम्प्ट में। ठीक है, इसका जो ये प्रिंटेबल फॉर्मेट का पीडीएफ है, आप इसको डाउनलोड करके टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने का जो आपको लिंक है, पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पिन कमेंट में है। हमारे चैनल पे हम लोगों ने सिर्फ इतना ही नहीं, हर चैप्टर के यहाँ पे 2020 के, 21 के, 22 के, 23 के, 24 के जनवरी अटेम्प्ट एंड दिस अप्रैल अटेम्प्ट, हमने यहाँ पे सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करा है। सभी का चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक एक करके सारे सवालों को देखते हैं। एंड यहाँ पे आपको कई ऐसे चीजें भी समझने को देखने के लिए मिलेगी जहां पे शायद आपकी गलती नहीं है, क्वेश्चन सेटर की गलती यहाँ पे आपको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए। Which of the following nuclear fragments corresponding to nuclear fusion between a neutron and uranium isotope is correct? ठीक बात है, बढ़िया है सर। तो यहां पे हमको कहता है कि इसमें से कौन सा न्यूक्लियर फ्रैगमेंट, जब इसका और इसका अपने को रिएक्शन हुआ, राइट, तो इसमें से क्या प्रोडक्ट आपको पॉसिबल बन रहा है। तो सिंपल है, यहां पे अपने को न्यूमरेटर चेक करना है कि प्रोडक्ट में कौन कौन सा न्यूमरेटर सेम है। आपके पास रिएक्टेंट साइड में क्या है, दिस प्लस यूरेनियम 235, दिस फेलो इज योर 92। ठीक बात है, बढ़िया है सर। तो आपके पास यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो 3 प्रोडक्ट बन रहा है, जिसमें से एक आपका ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, राइट, दिस इज योर N10 प्लस एक आपका यहाँ पे कोई A मान लो प्रोडक्ट और एक यहाँ पे आप B मान लो प्रोडक्ट को। सही बात है सर, अच्छा है। तो भैया LHS में आपका ये सबमिशन 236 है, दिस इज योर 236 एंड डिनोमिनेटर सबमिशन इज योर 92। तो अपना काम है कि चेक करना कि कहाँ पे न्यूमरेटर का सबमिशन आपको 236 मिल रहा है एंड डिनोमिनेटर का भी आपको 92 मैच करना चाहिए हूबहू। चारों ऑप्शन को आप क्विकली चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे चेक करें तो भैया ये आपको 144, इसमें आपने सिर्फ 1 नहीं जोड़ना है, ये आपको 3 टाइम्स है, सो ये आपको बेसिकली 3 है। सो 3 प्लस 144 इज नथिंग बट 147। एंड मॉडर्न फिजिक्स है, कैलकुलेशन आपको काफी हैवी मिल सकता है, तो एकदम आराम आराम से सॉल्व करना है। प्लस योर 89 प्लस योर 89, तो भैया ये आपको 6 है, ये आपको 3 है, ये आपको 2 है, तो भैया न्यूमरेटर तो मैच हो रहा है। बात करें डिनोमिनेटर की तो 56 प्लस 36 इज योर 92 और यहाँ पे ये तो 0 है, तो भैया डिनोमिनेटर भी मैच कर रहा है, राइट। आप यहाँ पे बाकी 3 को चेक करेंगे तो ये आपको मैच होता हुआ नहीं दिखेगा, दोनों मैच करना है। ठीक है, बढ़िया है। तो इस टाइप के सवाल आपको बेसिकली डुएबल रहते हैं। आगे एक और देखने के लिए मिल सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, which figure shows the correct variation of applied potential difference with photoelectric current at 2 different intensities of light, जहां पे I2 is more than I1 लेकिन आपका सेम वेवलेंथ का इंसिडेंट लाइट है। सही बात है, अच्छा सर, बहुत बढ़िया है सर। तो हम कह रहे हैं कि हम लोग एक बार वहां पे ना देखते हुए एक बार खुद से देखे कि भैया आपको इसका ग्राफ होता कैसा था। ठीक है, आपके पास यहाँ पे करंट है, दिस इज योर फोटो करंट एंड दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक बात है सर, अच्छा। तो यहाँ पे सबसे पहला की पॉइंट होता है, आप जो भी इंसिडेंट लाइट फॉल करवा रहे हो, ये जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगर आपका इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ सेम है मतलब कि फ्रीक्वेंसी भी सेम है, और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों ही इंसिडेंट लाइट के लिए सेम होगा। तो यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है तो 1 तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है तो सर ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे भी अलग अलग दिख रहा है तो भैया ये भी हमारे को पॉसिबल नहीं है। तो यहीं से समझ में आता है, रिजेक्शन से ही, बट स्टिल हम आपको फिर भी बताते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा लेकिन अलग अलग इंटेंसिटीज है, जिस कारण से आपको जो आपका ये सैचुरेशन करंट होता है वो दोनों अलग अलग होगा।
ज्यादा इंटेंसिटी पे ज्यादा सैचुरेशन करंट मिलता है और कम इंटेंसिटी पे कम सैचुरेशन करंट मिलता है। ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब है कि ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड आपको इंसिडेंट थे, तो ज्यादा फोटोन टकराएगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसी सेकेंड में, तो ज्यादा आपको फ्लो ऑफ करंट है। करंट इज dq by dt, राइट, कीपिंग dt कांस्टेंट, ज्यादा चार्ज आपको फ्लो करेगा। तो यहाँ पे आपका सैचुरेशन करंट ज्यादा होगा अगर आपका I2 ज्यादा है, जो कि हमको इस ग्राफ में देखने के लिए मिल रहा था। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 ही सही है। ठीक है सर, पूरे कंसेप्ट के साथ अपने को समझना है। अच्छा, ध्यान से देखिए, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट, नॉट कॉन्सेप्ट वाइज, कॉन्सेप्ट भी अच्छा है यहाँ पे, बट इसको सॉल्विंग करना एंड द एंटायर क्वेश्चन इज ऑफ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट कैटेगरी। अगर हम इसको ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पहले ही दिन पूछ लिया गया था, पहले ही शिफ्ट में पूछा गया था। खुशी की बात यह थी कि ये आपको पूछा गया था इंटीजर टाइप में। इस पूरे अप्रैल शिफ्ट में, अप्रैल अटेम्प्ट में जितने भी इंटीजर टाइप में आपको सवाल पूछे गए हैं, क्या तो वो सवाल अच्छा था और टफ था, या फिर वो सवाल को कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, जो कि उनको ऐसा नहीं देना चाहिए। हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे आगे जाके। चलिए, अ हाइड्रोजन एटम चेंजेस इट्स इनिशियल स्टेट फ्रॉम n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 2। ठीक बात है। सो एक काम करो, यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी लेवल्स हम बना लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अपने एनर्जी लेवल्स बना लेते हैं। तो हमको कहता है भैया दिस इज योर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3। हमको यहाँ पे ये वाली वैल्यू दे रखी है कि भैया 13.6 जो आप लेते हो उसको आप लेना। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम है ना, तो लोएस्ट एनर्जी सेल मतलब n इज इक्वल टू 1 का एनर्जी कितना है, -13.6, यहाँ पे -3.4 -1.51। सही सर अपना। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमसे कहता है कि n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 में ये आपको गया है, यहां से यहां पे ये अपना गया है। ठीक बात है। अगर ये हाइड्रोजन एटम रेस्ट पे होता, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, होता क्या है कि ये अगर आपका हाइड्रोजन एटम है एंड यहां से इलेक्ट्रॉन अगर आपको ट्रांजिशन किया है n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 पे, राइट, तो भैया एक फोटोन यहां पे रिलीज हुआ, एक फोटोन यहां पे रिलीज हुआ। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं कि फोटोन का वेवलेंथ लैम्डा है, और ये आपको फोटोन अगर इस साइड मूव किया है तो इस साइड आपको ये हाइड्रोजन एटम मूव किया है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप यहां पे लगाते हैं। तो अगर आपको ये हाइड्रोजन एटम किसी कारणवश नहीं मूव करता तो हम ये कह पाते कि भैया आपको जो भी यहां पे फोटोन निकला है उसका जो भी वेवलेंथ होगा दैट वुड बी ड्यू टू द एनर्जी डिफरेंस ऑफ थर्ड एंड सेकेंड ऑर्बिट। तो अगर हाइड्रोजन एटम नहीं मूव करता, नहीं रिकॉइल करता, तो जो वेवलेंथ यहां पे निकलता फोटोन का, उससे अगर हम लैम्डा 1 कह दे तो वो आपको कितना होता, आप लिखते हो ना ये वाली चीज भैया, डेल्टा, अरे भाई साहब आप ये लिखते हो ना E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा को क्या हो जाता है HC अपॉन E, HC अपॉन योर डेल्टा E। सही बात है सर, सही बात है सर। अच्छा, HC हमको कहता है कि 1242 ले लेंगे वो तो। व्हाट इज डेल्टा E, what is your delta E? This is your 1242 and your delta E is nothing but your 3.4 minus 1.51। सही बात है। कितना आएगा निकल के अपने को ये 3.40 1.51, दिस इज गोइंग टू बी योर 9, ये आपको हो जाएगा 8 एंड ये आपको हो जाएगा 1, तो 1.89 है। तो भैया इसको एक काम करो, आप 1.9 ले लो, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां हमने लिख दिया 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी जब तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डालते हो तो वेवलेंथ आपको ऑटोमेटिकली नैनोमीटर में निकल के आता है। ठीक बात है सर, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी इसको ऐसे ही छोड़ दो, लेकिन सवाल में अब हमको क्या बोल रहा है, सवाल में हमको बोल रहा है ड्यू टू रिकॉइल। भैया रिकॉइल हो गया, आपका जो हाइड्रोजन है वो रिकॉइल किया। सही बात है सर। ड्यू टू रिकॉइल द परसेंटेज चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 1 into 10 to the power -n। तो हमसे यहां पे n की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो समझना जरूरी है, इसको हटा दीजिए, ये वाला केस अपना खत्म हो गया है।
सेकंड केस में हमसे क्या कहता है कि भैया आपका हाइड्रोजन एटम रिकॉइल किया, आपका हाइड्रोजन एटम किसी v वेलोसिटी से रिकॉइल किया, इसका मास m है, एंड अब जो हमारा फोटोन, अब जो हमारा यहाँ पे फोटोन है उसका जो वेवलेंथ होगा अब वो लैम्डा 1 नहीं होगा, वो कुछ अलग ही वेवलेंथ होगा, लेटस से लैम्डा 2, वो अलग वेवलेंथ होगा लैम्डा 2। क्यों? क्योंकि पहले पूरा का पूरा ये जो एनर्जी डिफरेंस था वो आपको इस लैम्डा 1 को प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब लेकिन पूरा का पूरा एनर्जी डिफरेंस इस लैम्डा को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, उसमें से कुछ एनर्जी हाइड्रोजन एटम को भी मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मुद्दे की बात यह है कि आपका जो सिस्टम का, देखिए एक इक्वेशन तो तुमको यहां पे पता है आपका मोमेंटम कंजर्वेशन का, एक इक्वेशन तो आप वो लिख सकते थे ना कि भैया आपको शुरुआत में मोमेंटम 0 था, शुरुआत में आपका हाइड्रोजन एटम रेस्ट पे था, फिर आपको ट्रांजिशन हुआ इलेक्ट्रॉन का थर्ड से सेकंड पे, तो इसकी मोमेंटम अगर हमने -mv बोल दी है तो इसका मोमेंटम हम कह सकते हैं प्लस, क्या लिखते हो मोमेंटम, क्या लिखते हो, व्हाट इज योर मोमेंटम, h बाई लैम्डा, h बाई लैम्डा, तो यहां पे हम मोमेंटम लिख सकते हैं ना, दिस इज योर h अपॉन लैम्डा 2। सही बात है सर, सही बात है सर, अच्छा बहुत बढ़िया। दूसरा यहां पे हम इक्वेशन लिख सकते थे एनर्जी का, जो आपको डेल्टा ई है, जो आपको वो डेल्टा ई था, दैट इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड इन 2 पार्ट्स, एक इसके एनर्जी में और एक इसके एनर्जी में। सो दिस इज इक्वल टू योर हाफ mv स्क्वायर प्लस योर hc बाई लैम्डा 2। ठीक है सर, सर यहां तक एकदम मामला सेट है, मामला एकदम क्लियर है, बढ़िया है सर, बढ़िया है सर। डेल्टा ई को फिलहाल हम डेल्टा ई रहने दे रहे हैं, यहां पे हमारे पास लैम्डा 2 तो है, हमको लैम्डा 2 चाहिए ना, तभी तो हम वो परसेंटेज चेंज बता पाएंगे कि भैया अगर रिकॉइल नहीं करता तो लैम्डा इतना था और अगर रिकॉइल किया तो लैम्डा इतना है, तब ना परसेंटेज चेंज निकालोगे। लैम्डा का परसेंटेज चेंज निकालना है हमको, किसी और फंक्शन का नहीं, किसी और वेरिएबल का नहीं। तो लैम्डा 2 चाहिए तो भैया यहां से इस वेलोसिटी को हमको हटाना पड़ेगा। वो हम कैसे हटाएंगे, यहां पे मेरे पास है तकनीक वेलोसिटी को हटाने का। तो भैया एक काम करो, इसको हम लिख सकते हैं, है ना, इसको हम यहां पे लिख सकते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू योर हाफ m मल्टीप्लाइड बाई v, आपको हो जाएगा h अपॉन m लैम्डा 2। सो दिस इज योर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई योर m स्क्वायर लैम्डा 2 का स्क्वायर प्लस दिस इज योर hc अपॉन लैम्डा 2। अब तुमको यहाँ पे लैम्डा 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? एक बार ये इसको हम थोड़ा सा क्लीन वे में लिख देते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू योर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई योर 2m लैम्डा 2 का स्क्वायर प्लस योर एच सी डिवाइडेड बाई योर लैम्डा 2। ठीक बात है सर, अच्छा बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। सो लेट अस डू वन थिंग, लैम्डा 2 स्क्वायर को लेट अस डू वन थिंग, यहाँ पे तुम 1 बाई लैम्डा 2 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये आपको बन जाएगा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई योर 2m प्लस प्लस यहाँ पे लैम्डा 2 स्क्वायर कॉमन लिया ना, तो ये आपको हो जाएगा एच सी मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा 2। ठीक बात है सर, तो लैम्डा 2 स्क्वायर को हम इधर भेज देते हैं, सो दिस बिकम्स योर लैम्डा 2 स्क्वायर डेल्टा ई, एंड फिर हमारे पास ये भी लैम्डा 2 है ना, माइनस लैम्डा 2 एच सी, ठीक है, माइनस ये वाला टर्म भी आएगा, दिस इज इक्वल टू योर एच स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू 0। ठीक बात है सर, यहां तक मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अच्छा, अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लैम्डा 2 को यहां से सॉल्व करते हैं तो भैया वही लैम्डा 2 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस में प्लस ही लेना वरना पूरा पूरा माइनस आ जाएगा। तो भैया आपका माइनस बी का मतलब हो गया यहाँ पे एच सी, दिस इज योर एच सी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर का मतलब है सर यहाँ पे एच स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब हो जाएगा 4 प्लस 4 एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m मल्टीप्लाइड बाई योर डेल्टा ई होल डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 टाइम्स डेल्टा ई। ठीक बात है सर, अच्छा एच सी अपॉन डेल्टा ई,
अब देखिएगा थोड़ा सा हमको यहाँ से चीज़ों को मिटाना पड़ेगा, है ना, जगह अपने को क्रिएट करनी है रे बाबा। यहाँ से इसको हटाया, यहाँ से इसको हटा दो, खटाक खटाक। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज योर लैम्डा 2 इज इक्वल टू, अपने पास एच सी अपॉन डेल्टा ई जो है वो लैम्डा 1 है। तो सर एक काम करो, यहां से भी है ना एच सी को बाहर निकालो, एच सी प्लस, अगर हम एच सी को बाहर निकालते हैं तो सर ये वाला टर्म तो 1 होगा, सही बात है सर। लेकिन सर यहां पे तो सिर्फ एच स्क्वायर था, हमने डिनोमिनेटर में एक सी स्क्वायर देना पड़ेगा, समझ रहे हो। ये तो आपको कट के 2 हो ही जाएगा, सो दिस विल बिकम योर 2h स्क्वायर डेल्टा ई डिवाइडेड बाई योर एम सी स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई योर 2 टाइम्स डेल्टा ई। अच्छा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं लैम्डा 2 आप एच सी अपॉन 2 टाइम्स लैम्डा ई यहाँ पे बाहर रखो, तो ये आपको हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे भी 1 हो गया है, और इसको लिख सकते थे 1 प्लस 2h स्क्वायर डेल्टा ई डिवाइडेड बाई योर एम सी का स्क्वायर का पावर हाफ, सही बात है सर। अच्छा, हटाइए इसको। नाउ लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, व्हाट इज एच सी डिवाइडेड बाई डेल्टा ई, दैट इज योर लैम्डा 1। तो हम लोग इसको लिख सकते थे लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई 2, 1 प्लस, अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे आप बाइनोमियल वाला अप्रोक्सीमेशन लगा सकते थे, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज रफली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, क्योंकि आपका ये जो नंबर है ना, ये जो आपका है, ये जो आपका नंबर है, ये बहुत ज़्यादा छोटा है, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल। भैया नीचे में आपको एम सी स्क्वायर है ना, बढ़िया है सर। ऊपर से यहाँ पे भी आपको माहौल एकदम ही बुरा है, एच स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। तो आप इस पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 1 प्लस 2 और हाफ आपस में मरेगा, तो ये आपको हो जाएगा एच स्क्वायर डेल्टा ई डिवाइडेड बाई योर एम सी स्क्वायर्ड। अच्छा, सो वी कैन राइट लैम्डा 1 को अगर हम नीचे ले जाए तो ये आपको हो जाएगा लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू, एंड इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1 प्लस 1 2 है, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस दिस इज योर एच स्क्वायर डेल्टा ई डिवाइडेड बाई योर 2mc स्क्वायर, 2mc स्क्वायर्ड। ठीक बात है सर, आई होप अभी तक हमने कुछ भी गलती नहीं की हो, वरना अंत में आपको कुछ नहीं आने वाला आंसर। लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 हमको बोला है परसेंटेज चेंज। व्हाट इज परसेंटेज चेंज? परसेंटेज चेंज आपको क्या हो जाएगा जनाब, यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो, इस 1 को तुम लेफ्ट साइड ले आओ, राइट, तो ये आपको कितना हो जाएगा, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू योर एच स्क्वायर डेल्टा ई डिवाइडेड बाई योर 2mc स्क्वायर। और अगर हम दोनों तरफ 100 मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपको हो गया परसेंटेज चेंज, ये आपको हो गया परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो ये आपको कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर डेल्टा ई डिवाइडेड बाई योर 2mc स्क्वायर इंटू 100। अच्छा सर, अच्छा, हाँ हमको लगा कुछ तो गड़बड़ हुआ है, और वो गड़बड़ ये है कि भैया हमने जब नीचे इक्वेशन से एच सी बाहर कॉमन निकाला था तो ये एच स्क्वायर गायब होना था, ये एच स्क्वायर को गायब होना था। आई लगा भाई कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, ये आपको एच स्क्वायर यहां से गायब हो रहा था, समझ रहे हो ना। हमने एच सी कॉमन निकाला था पूरे से बाहर, तो यहां वाला एच स्क्वायर भी तो बाहर निकल आपको गया एच बन के। अच्छा है, बढ़िया है सर। सो सर परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू हाउ मच, डेल्टा ई। डेल्टा ई हमारा कितना है रे बाबा, डेल्टा ई हमारा कितना है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, ऊपर वाला हमारा जूल में हो गया, टाइम्स 100 होल डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ हाइड्रोजन एटम हमको दे रखा है यहाँ पे कितना है भैया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, एंड स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर करना है तो भैया ये आपको हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर
16। ठीक बात है। 1.6 आपस में मर गया है ना। -27, दिस विल बिकम योर हाउ मच, -11। -11 ऊपर गया इसके साथ तो हो जाएगा +13। +13 इसको मारेगा तो ये आपको हो जाएगा 10⁻⁻6। वेरी गुड। तो भैया हम इस 1.9 को लिख सकते थे 19, तो ये हो जाता 10⁻⁻7 एंड 2 × 9 आपको हो जाता 18। अगर तुम ध्यान से देखो हमको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली ही पूछ रहा है, तो 10⁻⁻9 है, यहाँ पे आपको 1 है। 19/18 को आप रफली 1 ले सकते हैं, तो ये आपको ऊपर में बचेगा सिर्फ 10⁻⁻7, तो जिससे हमारा n जो है वो 7 हो जाता है। क्लियर सर? एकदम बढ़िया है, बहुत बढ़िया है ना। ध्यान रखना था यहाँ पे h अपने को बाहर निकालना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। असर्शन रीजन है। क्या नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट? नहीं, वो इंटेंसिटी बढ़ाने से होगा। तो भैया ये स्टेटमेंट तो आपका फॉल्स है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये तो अपने को पता है कि भैया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो अगर तुम ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ये भी आपको बढ़ेगा, तो ये आपको बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, A इज नॉट करेक्ट बट R इज करेक्ट। तो भैया ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी द मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम पढ़ते थे ना, mvr इज इक्वल टू nh/2π of an electron revolving in the 4th orbit of hydrogen atom is how much? तो भैया n की जगह यहाँ पे 4 पुट कर दो, तो 4h/2π इज इक्वल टू योर 2h/π। मोमेंट ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम, एंड एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π। तो भैया 2h/π ऑप्शन नंबर 3। ठीक, बढ़िया है। अच्छा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, आ गया फिर से। हमने आपको बोला था ना इंटीजर टाइप में एकदम आतंक मचा रखा है कैलकुलेशन के नाम पे। कहीं कहीं तो फिर भी ठीक था, लेकिन कहीं कहीं बहुत दिक्कत है। द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी Q फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ दिस इज हाउ मच? सो आपको बेसिकली मास डिफेक्ट निकालना है। इसके अंदर आपको ये इसका मास दे रखा है ना, इसका मास दे रखा है, इसका दे रखा है, आपको इसका भी मास दे रखा है। आपसे यहाँ पे Q वैल्यू पूछ रहा है। C² को हमसे बोलता 931, जनरली हम लोग 931.5 लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ 931 बोल रहा है। तो सबसे पहले तो अपने को निकालना है यहाँ पे मास डिफेक्ट, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ दिस रिएक्टेंट माइनस योर मास ऑफ प्रोडक्ट। तो बिल्कुल मेहनत वाला सवाल है और कुछ नहीं इसके अंदर, है ना। बोलोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन भी नहीं ले सकते, और यही हमारा शुरुआत में पॉइंट था कि जिस सवालों में आपको अप्रॉक्सीमेशन भी नहीं ले पा रहे हैं उस केस में इनको रेंज ऑफ आंसर देना चाहिए। रेंज ऑफ आंसर, है ना, ये उनको करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एकदम एग्जैक्टली कैलकुलेटर से अगर करोगे ना तब जाके वही आंसर आएगा जो ये लोग ने दिया है। ये है पहले तो भैया आपका जो प्रोडक्ट साइड है ना उसको आप ऐड कर लो। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या है 139.9054, उसमें अपने को ऐड करना है ये वाली चीज, यानी कि सर 93.9063 एंड दिस इज योर 1.0086। तो ये आपको हो जाएगा 4 3 7 6 13, है ना, 1 6 6 12 12 और 8 20, 2 तो ये आपको हो जाएगा 2, यहाँ पे 9 9 18, 1 10 एंड 3 13, 1 14, 1 4 9 13, 1 और 2। तो ये भैया आपको आया है प्रोडक्ट का मास, प्रोडक्ट का मास, और रिएक्टेंट अपने को दे रखा है। तो डेल्टा एम अपने को कितना हो जाएगा दिस, यानी कि सर 235.0439 एंड दिस इज योर 234.8203। ये आपको हो जाएगा 9 3 6 3 2,
है ना। यहाँ से आपको हो जाएगा ये भी 2 दशमलव, ये आपको हो जाएगा 0.000। तो ये हमारा निकल के आया है डेल्टा एम, दिस इज योर डेल्टा एम। तो हमारा जो क्यू वैल्यू होगा दैट इज योर 0.2236 मल्टीप्लाइड बाई योर 931, दिस इज योर 931। और इसको यहाँ पे ऐसा भी मत करना कि भैया सर 0.22 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, ऐसा भी नहीं करना, पूरा चारों डिजिट लेना पड़ेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपको इसका प्रिसाइज आंसर निकल के आने वाला है ना। दिस विल टर्न आउट टू बी समथिंग 208 पॉइंट समथिंग, जिसको राउंड ऑफ करने पे आपको 208 आंसर निकल के आता, 208 आंसर आपको निकल के आता मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 208। तो इसमें कोई भी शुरुआत में अप्रोक्सीमेशन मत लेना कि भैया डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक आपको खेलना पड़ेगा, ठीक है। पूरा गेम बदल जाएगा अगर सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई किया, पूरा गेम बदल जाएगा अगर सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई किया, चारों लेना पड़ेगा आपको, चाहो तो चेक कर लेना खुद से, ठीक है। अच्छा सर, बढ़िया है। क्या बोलता है इसके अंदर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, figure shows the variation of stopping potential with the frequency for two photosensitive material M1 and M2। तो सर हमारे पास एक इक्वेशन होती है, क्या तो आप LHS में लिखते हो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, या फिर आप E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू योर एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू योर H बाई ई म्यू माइनस वर्क फंक्शन बाई ई। सही बात है सर। अच्छा, तो सर यहीं से हमको दिख रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, है ना, लीनियर ग्राफ है आपको ये। अच्छा, और जो स्लोप है, स्लोप जो होगा दैट इज इक्वल टू H बाई ई, यानी मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, ये आपको हमेशा सेम ही है। तो भैया अलग अलग मटेरियल हो लेकिन आपको जो स्लोप है, ये जो tan थीटा है, वो आपको दोनों में ही सेम है, ठीक बात है। Figure shows the variation of stopping potential with frequency for the two photosensitive material M1 and M2. The slope gives the value of H by E, where H is Planck's constant and E is the charge of electron. तो भैया बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, स्लोप आपको H by E है, ठीक बात है सर। अच्छा अच्छा, और ध्यान से देखिएगा, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, राइट, वेरी गुड। तो सर स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा यहाँ पे फिलहाल 0 है। अगर तुम V को 0 कर दो तो तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट इज इक्वल टू योर H अपॉन 5। यानी कि यहाँ पे जो आपको ये फ्रीक्वेंसी है μ1 और यहाँ पे जो आपको ये फ्रीक्वेंसी है, दीज आर बेसिकली योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज। जब तुम V0 को ही 0 कर देते हो तो तुम्हारा फाई इज इक्वल टू H इंटू न्यू आ जाता है। तो यहां से जो तुमको फ्रीक्वेंसी मिल रहा है वो बेसिकली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, ठीक बात है। तो भैया यहां पे हमको साफ साफ दिख रहा है, यहां पे हमको साफ साफ दिख रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो M2 मटेरियल का है वो ज्यादा है, यानी M2 मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। बात सही है। M2 will emit photoelectrons of greater kinetic energy for the incident radiation having same frequency। भैया अगर दोनों मटेरियल पे सेम फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट कर रहे हो, अज्यूमिंग कि भैया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ही दे रहे हो, दोनों में सेम फ्रीक्वेंसी का अगर आप दे रहे हो तो M2 will emit photoelectrons of greater kinetic energy। ऐसा नहीं है M2 आपने दोनों को लेटस से 500 जूल की एनर्जी दे दी, तो भैया M2 इसमें से ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करेगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और ये कम एनर्जी इस्तेमाल करेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो जब M1 कम एनर्जी इस्तेमाल करेगा तो बाकी बचा एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, राइट। तो M1 में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन, ना कि M2 में। तो आपको ये वाला जो स्टेटमेंट है वो आपको कदाचित फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, वेरी गुड, ध्यान से देखिएगा। एन इलेक्ट्रॉन रोटेट्स इन अ सर्कल अराउंड अ न्यूक्लियस। क्या बोल रहा है भाई साहब, हमको कहता है कि इस प्रकार से आपके पास माहौल है, ये आपका न्यूक्लियस है और ये हमारा
बाबा इलेक्ट्रॉन है. न्यूक्लियस हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज योर Ze. बढ़िया है सर. करेक्ट रिलेशन बिटवीन द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी. तो ये तो देखो, क्या तो यहाँ पे हाथों हाथ करो या फिर ग्रेविटेशन में भी आप ये रिजल्ट ध्यान करके आते हैं, याद करके आते हैं. ठीक है, आपको यहाँ पे जानकारी होगी कि भैया ये आपको मान लीजिए कि आर रेडियस का ऑर्बिट है, ये आपको आर रेडियस का ऑर्बिट है. मान लीजिए कि आपको उस समय एग्जाम में ध्यान में नहीं आता है, तो कैसे कर सकते थे. इसका स्पीड v है, ये इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे इस पे लग रहा है. तो भैया जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, दिस इज k इंटू जेड ई इंटू ई. ये पॉजिटिव चार्ज है तो चुपचाप से जेड ई लिखा. ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है तो ई स्क्वायर किया, लेकिन एक नेगेटिव साइन भी आ जाएगा अपॉन योर आर. दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी. अच्छा, हाउ टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी लगाओ. ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दिस इज प्रोवाइडिंग दी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, k इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन योर आर स्क्वायर इज इक्वल टू योर एम वी स्क्वायर बाई आर. आर ने एक आर को मार दिया, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी. यानी कि सर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू योर k जेड ई स्क्वायर अपॉन योर 2r. अच्छा, यानी कि सर जो आपका टोटल एनर्जी है E, दैट इज इक्वल टू योर U प्लस के. जब तुम इसको और इसको आपस में ऐड करोगे तो ये तुमको निकल के आएगा माइनस k जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई योर 2r. अच्छा, हमको E और U में रिलेशन पूछ रहा है. तो अगर तुम ध्यान से देखो तो E जो है क्या वो तुमको U बाई 2 नहीं दिखाई दे रहा. यानी कि सर U जो है वो तुमको ट्वाइस ऑफ E नहीं दिखाई दे रहा, विच इज योर ऑप्शन नंबर 4. देख रहे हो ना तुम, बढ़िया है. नहीं भी याद रहता है तो आगे इसको हम लोग बढ़ा सकते थे जीवन में. अच्छा देखिए, 3 हीलियम न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म, फिर से वही इंटीजर कैलकुलेशन. 3 हीलियम न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ कार्बन न्यूक्लियस. ये आपके पास हीलियम है 4 2 और ऐसा 3 कंबाइन करके बनाता है आपको C12. सही बात है सर. देन द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन इज हाउ मच. देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोच सबको पता है कि इसमें भी आप डेल्टा एम निकालोगे. मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा है. यहाँ पे कार्बन 12 का मास आपको एग्जैक्टली 12.000 ही लेते हो. हीलियम का आपको 1 का मास यहाँ पे दे रखा है. तो यहाँ पे जो आपको डेल्टा एम होगा वही होगा ना, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट. तो मास ऑफ रिएक्टेंट आपको है 3 टाइम्स 4.002603 माइनस 12.000 जो भी है. ठीक बात है, ऐसे छोड़ दो, क्या दिक्कत है. अच्छा है ना, कुछ ज़्यादा ही डेसिमल के बाद प्लेसेस ले लिया है. तो अगर ध्यान से देखें ये आपको हो जाएगा 3 3 9 0 3 6 18 3 2 6 7 0 0 दशमलव 12 माइनस 12. तो ये आपको हो जाएगा 0.007809. ठीक बात है, एटॉमिक मास यूनिट. तो भैया हमारा जो एनर्जी यहां से रिलीज हो रहा है दैट इज इक्वल टू योर मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाई 930. अच्छा दे रखा है ना 931 आपको दे रखा है, बढ़िया है सर. सो दिस इज इक्वल टू 0.00 है ना 7809 मल्टीप्लाइड बाई योर 931. हमको 10 टू द पावर -2 पहले से दे रहा है, तो एक काम करो इसको लिखो 0.7809 मल्टीप्लाइड बाई 931 इंटू 10 टू द पावर -2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो मुद्दे की बात यह है कि आपको इसे टू द पॉइंट प्रिसाइज मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एक बारी करके देख ही लेते हैं कि क्या अपना आंसर आएगा भी या नहीं आएगा, है ना. और इसके लिए कुछ नहीं, पेशेंटली करना है. 9087 है ना, 3 9 27. तो ये आपको हो जाएगा
2, ठीक बात है। 3 8 24, 2 3 7 21, 23, 9 9 81, तो 81 हो गया। 9 8 72, 7 63, तो ये आपको हो जाएगा 70। ये हो रहा है 9 7 1 8 8 16 20, 2 हाथ में 5 7 2 7, ठीक बात है। 4 प्लेसेस तक डेसिमल था तो यहां पे डेसिमल मार दिया। तो हम देख रहे हैं भैया, अब इसको जब तुम राउंड ऑफ करोगे, इसको इंटीजर बनाओगे, तो ये आप 727 ही बनाओगे। तो ये आपको आ रहा है 727 इंटू 10⁻⁻² मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड यस, 727 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक बात है, बढ़िया है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे। Which of the following statement is not true about stopping potential? ठीक है, not true, underline the word not true. It depends on the nature of emitter material. भैया ये तो सही स्टेटमेंट है ना, जो भी आपका मटेरियल है उस पर तो डिपेंड करेगा कि आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है ना। नीचे वाले कितना इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। तो भैया ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक बात है। इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आपको सही बात है, डिपेंड करता है इंसिडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे, तो ये आप चुन नहीं सकते। इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। भैया ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इंटेंसिटी को बढ़ाने से सिर्फ आपको फोटो करंट के ऊपर अफेक्ट आता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे अफेक्ट नहीं आता है। It is 1/e times the maximum kinetic energy. Stopping potential is equal to your maximum kinetic energy. So your stopping potential is equal to your 1/e times maximum kinetic energy. तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू था, यानी इसको आप जवाब में नहीं चुन सकते। ठीक, बढ़िया है। ये देखिए, the angular momentum of an electron in a hydrogen atom is proportional to what? तो एक इक्वेशन आपके पास है mvr is equal to nh/2π। ठीक बात है। अच्छा, लेकिन यहां पे दिक्कत यह है कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम है, दिस इज योर एंगुलर मोमेंटम, सही बात है। यहां से अपने को r के साथ क्या रिलेशन है वो अभी नहीं मिल रहा है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू विच क्वांटिटी। अच्छा, तो फिर हम लोग यहां पे और क्या कर सकते थे, हम लोग यहां पे और क्या कर सकते थे। ये आपका हाइड्रोजन एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, दिस इज योर पॉजिटिव न्यूक्लियस। ये आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ वेलोसिटी v है, ये रेडियस हमारा जनाब r है यहाँ पे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम इक्वेशन क्या लिखते, हमारा जो भी ये अट्रैक्टिव फोर्स है हम इसको लिखते भैया ke²। हाइड्रोजन एटम है ना, यहाँ पे भी आपका एक ही इलेक्ट्रॉनिक प्रोटॉन है, उसका चार्ज आप ही लेते। सो ke² अपॉन योर r² इज इक्वल टू योर mv²/r, mv²/r। अच्छा, बहुत ही बढ़िया है। तो सर यहां से हमको दिखाई दे रहा है, यहां से हमको दिखाई दे रहा है कि आपका एक आर यहां से मर जाएगा। तो वी कैन सी ओवर हियर दैट योर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर 1/√r। एक तो ये रिलेशन हमारे पास है, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, एंगुलर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी इनटू r। इससे हमारा क्या ही काम बनेगा, हमको तो r के साथ रिलेशन चाहिए। अब हमें यहां से v को हटाना है, तो v हमारे पास ये दिया हुआ है, एंगुलर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू v की जगह हम लिख सकते थे 1/√r मल्टीप्लाइड बाई r, यानी कि सर l इज प्रोपोर्शनल टू योर √r, r टू द पावर हाफ, यानी सर ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। ठीक है, बढ़िया है, बहुत ही सुंदर। अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, एटॉमिक से सवाल दिख रहा है। The shortest wavelength of the spectral line in the Lyman series। तो लाइमन सीरीज की बात की जा रही है और बामर सीरीज की बात की जा रही है ना। ये 1 2 3 4 इस प्रकार से हम बना सकते हैं।
दिस इज योर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अंटिल इंफिनिटी। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जंप मार के 1 पे आ रहे हो, कहीं से भी जंप मान के 1 पे आ रहे हो। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगा? जब आपको एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा। एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम का मतलब है इंफिनिटी से 1 पे आपको ट्रांजिशन कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 915 दिया है ना, ये आपको इस ट्रांजिशन की वजह से निकला है, ये आपको लाइमन का है। ठीक बात है। तो क्या हम लोग, आपके पास इक्वेशन है ना ये वाली, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू योर आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। तो यहां पे हम एक इक्वेशन लिख सकते थे 1 अपॉन 915 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर जेड स्क्वायर। आपको जेड आपको यहाँ पे 1 ही है ना, हाइड्रोजन के लिए होता है आपको ये सब लाइमन बामर पास्चन। सो दिस इज योर प्रोपोर्शनल टू इन्फिनिटी से 1 पे कूद रहे हैं, है ना। तो n1 की जगह 1 लिखा माइनस 1 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो भैया ये टर्म तो आपको ऐसे 0 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो चुपचाप से फिलहाल इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक बात है। दूसरा हमको कहता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर सीरीज। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है मिनिमम एनर्जी डिफरेंस, यानी चल लाइमन बामर, बामर का मतलब होता है कूद के तुम 2 पे आ रहे हो, कहीं से भी कूदो लेकिन 2 पे आओ। तो मिनिमम एनर्जी डिफरेंस कब होगा? जब 3 से 2 पे कूद रहा होगा ये। सो 1 बाई लैम्डा 2 इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 9 का स्क्वायर। यानी कि सर 1 बाई लैम्डा 2 इज प्रोपोर्शनल टू योर 5 अपॉन 4 इंटू 9, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, तो हमें चाहिए लैम्डा 2। तो एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में डिवाइड करो। तो भैया जब तुम डिवाइड करोगे तो तुमको लैम्डा 2 अपॉन 915 इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस दिखाई देगा, विच इज नथिंग बट 4 इंटू 9। दिस इज योर 4 इंटू 9 अपॉन योर 5। ठीक बात है सर। तो 5 जो है इस प्राणी को तो कैंसिल कर पा रहा है कि नहीं? 915 ही दिया हुआ ना, बढ़िया है सर। ये आपको कितना हो जाएगा? 1 4 41 8 43। तो यहां से हमको जो लैम्डा 2 निकल के आ रहा है दैट इज योर 4 9 36 मल्टीप्लाइड बाई योर 183। अच्छा सर, इंटीजर टाइप है, रिस्क नहीं ले सकते हैं ये लोग, आपको रेंज नहीं देते हैं आंसर का। तो नॉर्मली और प्रॉपरली इसको आप मल्टीप्लाई करें। 6 तिया 18, 1 6 8 48, 9 4 6 तो 10। ये आपको हो जाएगा 3 3 9, 3 8 24, 2 3 1 5। तो सर 8 8 5 6, तो ये अपने को निकल के आ रहा है 6588 एंगस्ट्रॉम। 6588, दिस इज योर करेक्ट जवाब। ठीक है सर, बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक बात है। द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस, यानी कि भैया आप इंफिनिटी से कूदे हैं कहां तक? 2 पे। लाइमन बामर पास्चन, बामर का मतलब कहीं से भी 2 पे कूदो। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन, तो लाइमन का शॉर्टेस्ट का मतलब है एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम। फिर से तो इंफिनिटी से इस बार 1 पे कूद रहे हो। द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ, अच्छा तो भैया ये तो आपको सवाल अभी अभी जो किया वैसा ही है। इस केस में अगर आपका वेवलेंथ लैम्डा 1 है, इस केस में अगर वेवलेंथ लैम्डा 2 है, सो 1 बाई लैम्डा 1 इज प्रोपोर्शनल टू योर 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई इंफिनिटी। तो भैया चुपचाप से इसको 1 बाई 4 ही तो लिखो, समझ रहे हो। माइनस 1 बाई 4 माइनस 0 आना था। एंड 1 बाई लैम्डा 2 इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे तो चुपचाप से 1 ही लिखोगे, समझ रहे हो। तो भैया एक काम करो ना, इस दोनों इक्वेशन को आप, हमें चाहिए रेशियो ऑफ दिस, हमें लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 चाहिए ना। तो इक्वेशन नंबर 2 और 1 को आपस में डिवाइड करो,
समझ रहे हो, 1/λ2 अपॉन 1/λ1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1/4। तो ये आपको हो जाएगा λ1/λ2 इज इक्वल टू 4, यानी कि सर 4:1, 4:1, 13th का 1 अपना सही जवाब आ रहा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगला देखते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना डज नॉट एक्सप्लेन बाय वेव नेचर ऑफ लाइट। जिसे आप वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पार्टिकल से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो भैया आपको ये जो डिफ्रैक्शन है, आपका जो ये पोलराइजेशन है, आपका जो इंटरफेरेंस है, आपका जो रिफ्लेक्शन है, सब आपको वेव नेचर से एक्सप्लेन किया जाता है। आपने शायद एनसीईआरटी में भी कहीं ना कहीं देखा होगा। फोटो इलेक्ट्रिक जो है यहाँ पे इकलौता ऐसा है जो आपको वेव नेचर से नहीं, पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किया जाता है। सो यहाँ पे सिर्फ सी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कंप्लीट थियोरेटिकल क्वेश्चन था। अगर आपने बहुत ज्यादा नहीं भी रीड किया है तो लॉजिक से, कॉमन सेंस से भी उसको अप्रोच किया जा सकता था। बढ़िया है। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट एनर्जी ऑफ 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा जो इंसिडेंट एनर्जी है, जिसे हम EI लिखते हैं, जिसे हम यहाँ पे H न्यू लिखते हैं, वो हमको दे रखा है 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द स्टॉपिंग पोटेंशियल is equal to this much. So भैया Vs is equal to your 0.5 volt. Work function of the photosensitive material is E into Vs is equal to incident energy minus work function. So work function is equal to your EI minus E into Vs. EI है 2.48 माइनस E, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो चुपचाप से 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हो जाने वाला है, क्योंकि ये भी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, यहाँ पे वोल्ट पहले ही था, आपने इसके साथ एक E मल्टीप्लाई कर दिया। तो भैया आपको आंसर जो आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकल के आ रहा है। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपको 1.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगा। दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अच्छा लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? रेडियस ऑफ अ सर्टेन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस मच। याद है फॉर्मूला रेडियस का? रेडियस इज इक्वल टू योर 0.529 मल्टीप्लाइड बाई योर n स्क्वायर बाई z। ये आपके पास रिलेशन है। रेडियस ऑफ अ सर्टेन ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, तो भैया हाइड्रोजन बोल दिया है तो आप यहाँ पे चुपचाप से लिख सकते थे Rn इज इक्वल टू योर 0.529 मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारा z यहाँ पे 1 हो चला है। इज दिस मच, हालांकि आपको यहाँ पे 0.529 दे रखा है ऑलरेडी। इफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट इज E बाई x, तो हमसे यहाँ पे x की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमको कहीं ना कहीं यहाँ पे है ना n की वैल्यू डिटरमाइन करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? या फिर ऐसे भी समझो, जो आपको एनर्जी होता है दैट इज इक्वल टू योर माइनस 13.6 मल्टीप्लाइड बाई z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। मेरी बात को समझना, हाइड्रोजन एटम है तो आपका z तो 1 हो गया है, सो माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमसे कहता है कि कैपिटल E इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब है n को, ये n स्क्वायर है, हाँ n2 नहीं है, दिस इज योर n स्क्वायर। ग्राउंड स्टेट का मतलब है n को 1 पुट कर दो। इसका मतलब कैपिटल E इज नथिंग बट, n को अगर 1 पुट कर दिया तो माइनस 13.6। ठीक बात है। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं nth ऑर्बिट में जो एनर्जी होगा दैट इज इक्वल टू E बाई n स्क्वायर। भैया जब माइनस 13.6 ही आपको E है तो लिख दिया ना हमने यहाँ पे इसको। अच्छा, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया है सर। तो हमको n तो चाहिए यहाँ पे, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो जनाब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, हमको ये रेडियस उस nth ऑर्बिट में कह रहा है कि 8.48 है। दिस इज योर 8.48 is equal to 0.529 multiplied by n square. Therefore n square is equal to your 8.48 divided by 0.529। जाहिर सी बात है आपको ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा होगा, है ना? थोड़ा सा आपको यहाँ पे रफ अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ सकता है। एंड
डायरेक्टली एन स्क्वायर ही सॉल्व कर लो, क्योंकि एन यहाँ पे आपको e अपॉन एन स्क्वायर दिस इज इक्वल टू योर e बाई एक्स, तो हमसे यहाँ पे जो x पूछ रहा है वो बेसिकली एन स्क्वायर ही पूछ रहा है, तो आप डायरेक्टली इसी को बस सॉल्व कर लो। ठीक बात है सर। तो अगर तुम थोड़ा सा भी ध्यान से देखो 0.529 इज समथिंग लाइक 1/2 समथिंग, यानी ऊपर जाने के बाद ये आपको है ना 16 पॉइंट समथिंग का माहौल बना रहा है, 16 पॉइंट समथिंग का माहौल बना रहा है, तो हम लोग इसको 16 ही ले लेंगे। ठीक है, हालांकि आपको इसको और प्रिसाइजली करना चाहिए ताकि आप देख पाए कि 16 पॉइंट समथिंग जो आएगा उसको राउंड ऑफ करने पे भी 16 ही आप लिखते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं एन स्क्वायर हमारा 16 है, देयरफॉर इंप्लाइज हमारा जो x है वो भी 16 है इस सवाल में। सो 16 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अच्छा, कहता है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ पाश्चन सीरीज। लॉन्गेस्ट का मतलब है एनर्जी डिफरेंस मिनिमम। लाइमन बामर पाश्चन, यानी कहीं से भी कूद के थर्ड पे आओ, तो अगर मिनिमम एनर्जी डिफरेंस चाहिए तो हमें 4 से कूद के थर्ड पे जाना पड़ेगा। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो हम यहां पे जानते हैं 1/λ इज इक्वल टू योर RZ स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 1/λ, इस बार हमको r का वैल्यू दे रखा है 1.097 10 टू द पावर 7। z हमारा 1 हो जाएगा। लाइमन बामर पाश्चर, आप हाइड्रोजन एटम के लिए बात करते हैं तो आपका z यहाँ पे 1 है। एंड दिस इज मल्टीप्लाई करो, n1 की जगह यहाँ पे क्या लिखोगे 3, तो 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। गुड है सर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 9 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 1.097 इंटू 10 टू द पावर -7। अब चारों ऑप्शन में 10 टू द पावर -6 है, तो जाहिर सी बात है यहां से एक 10 हमको निकाल के वहां पर भेजना पड़ेगा। तो अगर हम 16 की जगह 1.6 लिख दे और 1.6 को अगर हम 9 से गुना कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो ये आपको आता 1.44 10 टू द पावर -6 होल डिवाइडेड बाई दिस इज योर दिस मच, राइट। ओके सर, ओके सर, 7 इंटू 1.097। ठीक है, इसको तुम, क्योंकि आपका चारों ऑप्शन में एक सिग्निफिकेंट दूरी है, इसको तुम 1 पकड़ के चल लो, इसको 1.1 पकड़ के चल लो, तो नीचे आपको लगभग 7.7 है और ऊपर हमारा यहाँ पे 1.44 है। ठीक है कि नहीं? नहीं, कुछ तो गड़बड़ किया ना। 1.6 इंटू 9 कितना है 14.44। दिस फेलो इज योर 14.4। ठीक है ना? तो नीचे आपको लगभग 7.7 जैसा है और ऊपर 14.4, तो आपको 2 से थोड़ा सा छोटा, 2 से थोड़ा सा छोटा, आपको बहुत ज्यादा छोटा नहीं, 2 से थोड़ा सा छोटा, तो आपको है ना ऑप्शन नंबर 4 जो है सही जवाब होना चाहिए। ठीक है, आप इसको करके देख लो एक बार प्रिसाइजली, बट आपको दिखना चाहिए कि भैया डिनोमिनेटर जो है 7.7 के आसपास है, ऊपर में 14.4 है, तो ये वैल्यू आपको 2 से थोड़ी सी छोटी है। दिक्कत तब होता अगर एक ऑप्शन 1.876 है, दूसरा ऑप्शन आपको 1.9 होता, तब आपको कष्ट होता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। When UV light of wavelength 300 nanometer is incident on the metal surface having work function this much, electron emission takes place. The stopping potential is how much? सबसे पहले तो अपने को यहाँ पे इंसिडेंट एनर्जी निकालनी पड़ेगी। हमें ये चीज़ दे रखा है, तो ये आज आपको हो जाएगा 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ यूज्ड, और ये हमको फिर डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकल के आता। हाँ सर, मर गया आपको 124/3 कितना होता है आपको, दैट इज इक्वल टू योर 3 चौके 12, आपको यहाँ पे एक 1 लेना पड़ेगा, ये 41.3 समथिंग अपॉन 10, यानी कि सर 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भैया हमारा E इंटू VS होता है इंसिडेंट एनर्जी माइनस योर वर्क फंक्शन। E इंटू VS इज इक्वल टू
दिस फेलो इज 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन हमको दे रखा है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भैया आपका ई तो यहां से मार दो, तो भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको हो जाएगा 2 वोल्ट्स। स्टॉपिंग पोटेंशियल अपने को यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़िया है सर, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है आपको जनाब फ्रैंक, देखिएगा फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। अगर तुम एनसीईआरटी में भी जाओगे तो वहां पे एक ब्लू सेक्शन में इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन यहां जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है ना, करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर हाइड्रोजन इज ऑब्जर्व्ड फर्स्ट डिप एंड ऑल, इसके बारे में वहां पे कुछ आपको मेंशन है नहीं। ठीक है, इसके लिए आपको अदर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ठीक है, इन फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट का मेन पर्पस था दिखाने के लिए कि देखिए भैया आपको डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स है, राइट, जिसको बार में आपको बोहर क्वांटाइजेशन भी आप जान रहे हैं। द फर्स्ट डिप इन द करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर हाइड्रोजन इज ऑब्जर्व्ड एट 10.2 volts. The wavelength of the light emitted by the hydrogen atom when excited to the first, हालांकि ये तीनों इन्होंने जो चीज पूछा है ना उसके लिए ऊपर का कुछ भी नहीं लिखते तब भी तुम सॉल्व कर सकते थे। The wavelength of light emitted by hydrogen atom when excited to the first excitation level is how much? First excitation level का क्या मतलब होता है? आपने n is equal to 1 से n is equal to 2 में ट्रांसफर किया है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, n is equal to 1 से n is equal to 2 में आपने इसको ट्रांसफर किया है। अगर ये तीनों नहीं भी पढ़ोगे तब भी सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि ये जो फर्स्ट डिप इन करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर हाइड्रोजन इज ऑब्जर्व्ड एट दिस मच ये जो लिखा हुआ है, बहुत डीप में तो भी फिलहाल हम नहीं जा रहे हैं। ये आपको इतना बताता है क्या होता क्या है। आपके पास सपोज कीजिए इस प्रकार का कोई चेंबर मेंबर है, ठीक है, यहाँ पे आपको है कैथोड एनोड, यहाँ से आप इसको ऐसा हीट करके इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालते हो, एंड सब यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस है। ठीक बात है, तो ये आप एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डेवलप करते हो। आप यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करते हो जो हमको यहाँ पे बोल रहा है कि भैया जब 10.2 का पोटेंशियल डिफरेंस था, व्हेन द इलेक्ट्रॉन वाज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10.2, तो इलेक्ट्रॉन के पास एक एनर्जी आ गई है विच इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये एनर्जी पाके जब ये इलेक्ट्रॉन आपको हाइड्रोजन गैस को क्रॉस कर रहा था, तो वो इसके ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को के साथ कोलाइड किया होगा। एंड क्योंकि 10.2 इन दोनों एनर्जी डिफरेंस को मैच कर रहा है, तो कोलिजन के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे ट्रांजिशन कर गया। क्या तो ये लिख देता तो फिर ये सब जानकारी नहीं देते, है ना, लेकिन उन्होंने ये भी चीज लिख दिया और ये जानकारी भी दे दिया कि वो इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल पर ट्रांजिट किया है। ठीक है, तो 10.2 वोल्टेज देने के बाद आपको ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोलाइड किया, अपनी पूरी एनर्जी इसने इसको दे दी, तो ये इलेक्ट्रॉन आपको ऑलमोस्ट रेस्ट पे आ गया, जिस कारण से जब तक ये इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंचा तो इसकी कोई वेलोसिटी एज सच बची नहीं, तो फोटो करंट यानी कि जो करंट है वो आपको बहुत डिप कर गया। इसीलिए बोला गया कि 10.2 पे आपको एक डिप देखा गया V वर्सेस I कर्व में। खैर जाने देते हैं, मुद्दे की बात तो भैया ये है, जब ये इलेक्ट्रॉन आपको जंप करके यहां पे पहुंचा और जब ये वापस डीएक्साइट हुआ, तो इसने एक फोटोन एमिट किया। उस फोटोन का जो वेवलेंथ होगा दैट इज इक्वल टू योर 1245, हम नहीं कह रहे, सवाल में बोला है, डिवाइडेड बाय योर डेल्टा ई, और ये नैनोमीटर में निकल के आएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। दिस इज योर 1245। डेल्टा ई क्या होगा, इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस 10.2 ही तो होता है। ठीक बात है, नैनोमीटर। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, इसको अपने को प्रिसाइजली डिवाइड करना है, ऐसा नहीं कि सर 10.2 को 10 मान ले क्या,
ऐसा नहीं कर सकते, इसको अपने को प्रिसाइजली डिवाइड करना है। 1 2 4 5 0 1 0 2 1 से भागा दिया तो ये आपको बचेगा 2 2 और यहाँ पे आ रहा है 5, फिर से 2 से दिया तो ये आपको हो रहा है 204, ये आपको हो रहा है कितना 1 और 2, यहाँ पे शून्य है, फिर से आपने 2 से दिया, फिर से आ रहा है 204, यहाँ पे आपको बचेगा 6.0, एक और 0 देना पड़ेगा 0, फिर आपको यहाँ पे कुछ आएगा। तो भैया साफ साफ दिख रहा है कि जब इसको राउंड ऑफ भी करते तो 122 ही बचता। तो यही आपका सही जवाब है, 122। ठीक है सर, बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगला प्रश्न की ओर। अच्छा, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एवरेज फोर्स एक नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो सिर्फ P/C होता है, और अगर कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो 2P/C लिखते हैं आप। सही बात है। एंड पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। नॉर्मल इंसिडेंस आपको फोर्स दे रखा है, आपको इंटेंसिटी दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर है बाय द वे। इज द लाइट एनर्जी फ्लक्स ड्यूरिंग अ स्पैन ऑफ 1 hour 30 minutes, then the area of the surface is how much? आपको एरिया पूछ रहा है। एरिया इज इक्वल टू FC अपॉन इंटेंसिटी, है ना। ये आपको टाइम का यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं पूरे सवाल में। F कितना है हमको 2.4 इंटू 10 टू द पावर -4। C हमारा कितना है बाबा 3 इंटू 10 टू द पावर 8। इंटेंसिटी 360 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो डिवीजन में 10 टू द पावर -4 होता तो वो 10 टू द पावर -4 ऊपर चला जाता। ठीक बात है। अब अपने को एरिया आएगा मीटर स्क्वायर में, ये सब आपस में मर गए, ये आपको हो जाएगा 120। तो इसको लिख सकते थे 24/1 ऐसा, ये आपको हो जाता 12 इंटू 100, 12 इंटू 2, यानी कि सर 0.02 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक। अच्छा, अगला सवाल, अगला प्रश्न कहता है भैया डी ब्रॉगली वेवलेंथ का है क्या। अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर एसोसिएटेड विद द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो भैया डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है h/mv, और mv की जगह हम लिख सकते हैं अंडर रूट ट्वाइस ऑफ m इंटू काइनेटिक एनर्जी। हमको कहता है कि भैया द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, दे बोथ हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लैम्डा दोनों का सेम है, h तो कांस्टेंट ही होता है, यानी कि सर प्रोडक्ट ऑफ m एंड k शुड बी कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ m एंड k शुड बी कांस्टेंट। रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, यानी कि सर काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो भैया काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। हमको कहता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इस mp को इधर ले जाओ तो me अपॉन mp, और ये आपको उधर चल जाता। तो सर ये हमको निकल के आ रहा है 1/1836, विच इज योर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बढ़िया है। अगला देखिए। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सर्टेन न्यूक्लियस इज दिस मच। ठीक है। हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मास ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स एंड न्यूक्लियर मास ऑफ द गिवन न्यूक्लियस। मास डिफेक्ट पूछ रहा है रे बाबा, मास डिफेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपको जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू योर मास डिफेक्ट। हमको ग्राम्स में आंसर चाहिए, तो इस बार डेल्टा एम इंटू 931.5 मत करना, क्योंकि उस केस में डेल्टा हमारा होता है, डेल्टा एम का यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट। इस बार हम नॉर्मल फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां से आपको आता मास डिफेक्ट इज E अपॉन सी स्क्वायर। ई हमको सवाल में प्रश्न में दे रखा है, दिस इज योर 18 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 16। ठीक है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर किया, यह आपको हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर
8 kgs। ग्राम में आंसर चाहिए, सो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 3 ग्राम्स। अच्छा सर, इसमें से एक जीरो इसको दे दो, सो 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ग्राम्स, यानी कि सर 20 माइक्रोग्राम्स, विच इज योर ऑप्शन नंबर 2। ठीक बात है सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। अच्छा, आ गया फिर से कैलकुलेशन। कष्टदायक, कष्ट, पीड़ा पहुंचाने वाली चीजें। इन एन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द अल्फा पार्टिकल इज दिस मच, एंड इफ द टारगेट न्यूक्लियस हैज एटॉमिक नंबर 80। बेसिकली गोल्ड होता है एग्जैक्टली 79 होता है, यहां पे इन्होंने 80 दे रखा है, 80 ले लेंगे। जैसा बोलोगे वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि भैया आप लोग रेंज तो देते नहीं हो आंसर का, एग्जैक्ट एक तो दे दोगे, निकालते रहो कैलकुलेटर से बैठ के। तो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली अ क्वेश्चन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करके आते हैं, है ना। आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियस है, आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियस है, जिसमें आपका जो एटॉमिक नंबर है वो आपको 80 दे रखा है, Z इक्वल्स टू 80। सही बात है। इसके लाइन में आपने अल्फा पार्टिकल, है ना, इंफिनिटी से बहुत दूर से आ रहा है, अल्फा पार्टिकल है आपका, ठीक बात है, इसके पास कोई वेलोसिटी है। तो शुरुआत में इसके और इसके बीच में आपको पोटेंशियल एनर्जी 0 है ना, ये आपको बहुत दूर में है, अल्फा पार्टिकल इंफिनिटी पे है, समझ रहे हो। अच्छा, ये जाता है नजदीक, जाता है, जाता जाता, ये भी भैया आपको पॉजिटिवली है, ये भी आपको पॉजिटिवली है, तो रिपल्शन होगा जैसे जैसे नजदीक जाएगा। कभी ना कभी इस अल्फा पार्टिकल का स्पीड 0 हुआ होगा, v इज इक्वल टू 0। तो जितने नजदीक ये पहुंच पाया, इसी को हम कह रहे हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है। अच्छा, यहां पे ये इन लाइन है, अदरवाइज सवाल में इंपैक्ट पैरामीटर जैसा शब्द का इस्तेमाल करता। ऐसा नहीं हो रहा है कि ये ऐसा है और अल्फा पार्टिकल ऐसा था, ऐसा डायग्राम नहीं है इस केस में। तो सर यहां पे हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते थे, शुरुआत में पोटेंशियल प्लस शुरुआत में काइनेटिक इज इक्वल टू बाद का पोटेंशियल प्लस बाद का काइनेटिक। शुरुआत में ये अल्फा पार्टिकल इससे बहुत ज्यादा दूर है, तो ये टर्म हमारा 0 है, और बाद में इसका स्पीड 0 हो जाता है, तो ये टर्म हमारा 0 है। तो सर शुरुआत का काइनेटिक गेट्स कन्वर्टेड टू फाइनल का पोटेंशियल। शुरुआत में काइनेटिक इज हाफ mv², मास ऑफ किसका, अल्फा का, दे रखा है सवाल में, सोचना नहीं है, इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना लोगे, 2 टाइम्स E के Q1 Q2 के, एक चार्ज है 2 टाइम्स E और दूसरा चार्ज है 80 इंटू E, 80 इंटू E डिवाइडेड बाई दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। तो R² मत कर देना, सिर्फ R लिखना, और ये दोनों ही चार्ज आपको पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, हमसे यहां पे क्या पूछ रहा है, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो भैया हमसे v तो पूछ रहा है। तो अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो हमारा जो v² है, 2 को यहां मल्टीप्लाई करते तो ये आपको हो जाता ke² मल्टीप्लाइड बाई योर 2 इंटू दिस इज योर 2 इंटू 8 इज योर 16, राइट। तो सर 16 मल्टीप्लाइड बाई, यहां पे आपको एक 10 बच रहा है ना, तो 10 इंटू 2 20, तो 4 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाई m अपॉन r, m अपॉन r। ये स्क्वायर को हटाओ और यहां पे आप एक रूट मार दो, अंडर रूट। अच्छा, तो सर आपका एक e बाहर निकलेगा, यहां से 16 से आपको 4 बाहर निकलेगा और 4 से आपको 2 बाहर निकलेगा, तो आपको बेसिकली एक 8 बाहर निकल रहा है। तो रूट के अंदर अपने को बच रहा है ये वाला 5, दिस इज योर k डिवाइडेड बाई योर mr। बिल्कुल सर। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाई योर 8 अंडर का रूट 5 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई
मास ऑफ अल्फा है ये 6.72 into 10 to the power minus 27 and this fellow is your this much 4.5 into 10 to the power minus 14। बहुत कष्ट है भाई, एक तो तुम इतना डेंजरस देते हो, उसको रूट में भी तुम डलवा रहे हो, और फिर भी तुम चाहते हो कि भैया बच्चा एकदम कैलकुलेटर जैसा एग्जैक्ट आंसर लेके आए। हाउ इज दिस पॉसिबल? कुछ तो रेंज दो आंसर में, या फिर डेटा ऐसा रखो कि आपको ये कैंसिल हो रूट के अंदर चीजें। हम आपको सिर्फ यहाँ पे अप्रोच दिखा रहे हैं, बाकी अगर ये सवाल एग्जाम में कभी ऐसा कुछ फेस करो जहाँ पे आप देख रहे हो कि एग्जैक्ट लाना वेरी वेरी डिफिकल्ट है, मूव करके आगे बढ़ जाने का। ठीक है, 10 to the power minus 27 minus 14 आपको हो जाएगा minus 41, ऊपर जाएगा तो प्लस 50, तो ये तीनों को हमने मारा, प्लस 50 बाहर निकलेगा तो प्लस 25 बन जाएगा। ठीक है, 4.5 इसको कट करेगा तो ये आपको 2 बन जाएगा। ठीक बात है, 2 इसको कट करेगा तो ये आपको हो जाएगा 3.36। ठीक बात है सर। सो हमारे पास जो बच रहा है 1.6 into 8 दैट इज योर हाउ मच, दैट इज योर, अच्छा यहाँ पे 10 to the power 25 minus 19 ये आपको हो जाएगा 6, लेकिन हमको चाहिए 5, तो एक शून्य इसको दे दो, तो 16 into 8 कितना हो जाता है 8 6 48 एंड 128 into 10 to the power 5 अंडर रूट ऑफ, ऊपर में आपको सिर्फ 5 बचा है और नीचे में आपके पास 3.36 है। यहां तक हमने आपको लाके दिया हुआ है, हमने ये भी हो गया है। अब 128 मल्टीप्लाइड बाई दिस पर्टिकुलर टर्म 5/3.36 आपको 1 से थोड़ा सा बड़ा ही है, उसको आप 1.28 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, यही आपका बेसिकली पंगा वाला है। हम यहाँ पे आपको जो आंसर आने वाला है वो लिख के दिखा देंगे, लेकिन ये जो है ये पंगा है। आप इसमें कितना भी प्रिसाइजली करने की कोशिश करें, रफ अप्रॉक्सीमेशन लेने की कोशिश करें, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रीच ओवर देयर। ये आपको जो निकल के आएगा लगभग 156 पॉइंट समथिंग आता है, राउंड ऑफ करके 156 बोलते हैं हम लोग, तो 10 to the power 5 ऐसा लिखता। तो जो आंसर आता है आपका इसको सॉल्व करने पर दैट इज योर 156 ओवर हियर, 23 नंबर का। ठीक बात है, ओके है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24, राइट। क्या बोल रहा है, इन अ हाइपोथेटिकल फ्यूजन रिएक्शन, ऐसा दिया हुआ है हमसे, ये आर पूछ रहा है कि भैया ये क्या हो सकता है, इसमें से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, गामा रेडिएशन क्या हो सकता है हमको। प्रोटॉन का मतलब होता आपको यहाँ पे अगर तुम P लिख भी रहे हो तो ऐसा 1 1, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए तुम क्या लिखते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए तुम सिर्फ चार्ज लिखते हो, मास वहाँ पे आप 0 लिखते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको 236 है, ये 141, ये 92। अगर तुम देखो 141 प्लस 92 इज नथिंग बट योर 3 एंड योर 2, यानी कि सर 3 हमको चाहिए। इसका मतलब ये R बेसिकली, R को आप लिख सकते थे ना 3R, ऊपर में 1 डाल सकते थे ताकि 3 into 1 3 हो जाता। नीचे में देखोगे तो आपको नीचे में मामला सेट है, तो ये आपको 0 है, ये आपको 0 है। ये आपको क्या फीलिंग दे रहा है भैया, ये आपको फीलिंग दे रहा है न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का चार्ज आपको कुछ नहीं है, लेकिन मास आप लेके चलते हो 1, तो भैया ये आपको न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और खैर गामा रेडिएशन तो है ही नहीं। ऑप्शन नंबर 3 24 का। अच्छा, वेरी वेरी गुड, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। अ प्रोटॉन and an electron have the same de Broglie wavelength, h lambda is equal to h upon under root of 2mk. If kinetic energy be kp and ke, right, then choose the correct relation. ठीक बात है। जैसा कि हम जान रहे हैं लैम्डा कांस्टेंट है, सेम है दोनों के लिए, h इतना है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। प्रोडक्ट ऑफ m एंड k शुड बी कांस्टेंट, तो k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो भैया जिसका मास कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहा होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज
लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन implies ke is more than your kp। तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें ऑप्शन नंबर 4 जो है अपने को सही बैठ रहा है 25 का। ठीक, बढ़िया है, शानदार। अगला सवाल क्या बोल रहा है? इफ m नॉट इज द मास ऑफ आइसोटोप दिस mp and mn are the masses of proton and neutron, then a nuclear binding energy of isotope is how much? तो भाई साहब आप यहाँ पे क्या लिखोगे इक्वेशन में? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन आपको कंबाइन करके बन रहा है ये बोरॉन भैया। ठीक बात है। तो आपको यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन लग रहा होगा, कितना अमाउंट ऑफ प्रोटॉन लग रहा होगा? तो आपको 5 प्रोटॉन लग रहा है और आपको 7 न्यूट्रॉन लग रहा है ना? 7 न्यूट्रॉन आपको यहाँ पे लग रहा है। ठीक बात है। तो यहाँ पे आपका मास डिफेक्ट क्या हो जाएगा? मास डिफेक्ट अपने को यहाँ पे हो जाने वाला है 7 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 5 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ दिस बोरॉन विच इज नथिंग बट योर m नॉट। ठीक बात है। सो दिस मल्टीप्लाइड बाई योर c स्क्वायर शुड बी दी एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। तो 5 टाइम्स mp 7 टाइम्स mn माइनस m नॉट इंटू c स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। ठीक बात है सर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट सवाल था आपको ये, तो है ना, ये भी आपको डायरेक्टली लग रहा है। अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव द सेम एनर्जीज, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कंपेयर करना है h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mk। अगर आपका काइनेटिक एनर्जी सेम है तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इस तरीके से। तो भैया जिसका मास कम इम्प्लाइज उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्यादा। तो यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो तो मास ऑफ अल्फा सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन और सबसे कम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी कि सर लैम्डा जो होगा अल्फा का सबसे कम, फिर प्रोटॉन का और फिर इलेक्ट्रॉन का। तो ये पैटर्न अपने को फॉलो होना चाहिए, अल्फा प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। यानी कि सर 27 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां सवाल। क्या कहता है? द एनर्जी इक्वलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू हाउ मच? तो भैया ये तो आपको सरल है, E इज इक्वल टू योर mc स्क्वायर। हमें आंसर चाहिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो भैया मास आपको 1 ग्राम दिया हुआ है तो 10 टू द पावर -3। ये आपको अभी आंसर आएगा जूल्स में। c स्क्वायर यानी कि सर 9 इंटू 10 टू द पावर 16। इसे अपने को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये जूल में है फिलहाल के लिए। तो ये आपको है 9 इंटू 10 टू द पावर 13। इसको डिवाइड करो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता। और अगर हमने इसको 10 टू द पावर 6 से डिवाइड कर दिया तो ये आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये अपने को फिलहाल 9.16 है मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 10 टू द पावर -13, ऊपर गया तो 10 टू द पावर 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भैया ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है, 26 यहाँ पे है, 5.6 चाहिए, ये आपको 5.6 के आसपास आ ही जाएगा। तो एक काम करो ऑप्शन नंबर 4 को टिक मार के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़िया है। अगला सवाल देखिए। ओहो हो, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है फिर से, और फिर से क्या है इसके अंदर, पहले तो पढ़ते हैं। A star has 100% helium composition. It starts to convert 3-4 हीलियम, 3 हीलियम आपस में कंबाइन होके एक कार्बन बन रहा है वाया ट्रिपल अल्फा प्रोसेस, है ना। हीलियम 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 कंबाइंस बना कार्बन और एक एनर्जी निकला थोड़ा सा। ये क्यू वैल्यू क्या होगा आपको ही पता है, हमको ही पता है ना। क्यू वैल्यू आप कैसे निकालते हो भैया? मास डिफेक्ट निकालोगे एंड क्या तो 931.5 से करोगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और अगर आपको इसके साथ c स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है तो पहले इस डेल्टा m को हमें किलोग्राम में या ग्राम में ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अच्छा कन्वर्ट करना है। बहुत बढ़िया सर, एक काम करते पहले डेल्टा m निकालते, फिर आगे का सवाल को पढ़ेंगे हम। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा m हमको निकालने का मन कर रहा है। डेल्टा m इज इक्वल टू
3 times mass of helium minus mass of carbon. So 3 multiplied by, this is mass of helium atom 4.0026 U है यूनिट, माइनस कार्बन का तो 12 ही होता है, 12. दिस इज योर 12.00, ये आपको हो जाएगा 3 6 18, 3 2 6 7 माइनस योर 12, तो ये आ रहा है 0.0078 एटॉमिक मास यूनिट. अच्छा, आगे जाके हम देख पा रहे हैं कि कुछ तो ऐसा वॉट लिखा हुआ है, वॉट मतलब जूल्स पर सेकेंड. तो एक काम करो है ना, ये जो आप क्यू वैल्यू निकालोगे ना कि एक रिएक्शन से, एक सिंगल रिएक्शन से आपको कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो उसे एक काम करो जूल्स में निकालो. तो ये जो आपका 0.0078 है, इसको हमको मल्टीप्लाई करना होगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg से. अब जाके आपको ये हुआ है केजी में कन्वर्ट, मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर यानी 9 इंटू 10 टू द पावर 16, अब जाके ये हमको हुआ है जूल्स में. अच्छा, तो इसको हम लिख सकते थे 78 मल्टीप्लाइड बाई 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई, जब हमने इसको 78 लिखा मतलब 10 टू द पावर माइनस 4, 10 टू द पावर माइनस 4, और ये हो जाएगा कंबाइन होगा कितना, माइनस 31 और प्लस 16, तो 10 टू द पावर माइनस 15 जूल्स. अच्छा, हमको कहता है द मास ऑफ स्टार इज दिस मच, इट जनरेट्स एनर्जी एट द रेट ऑफ इतना वॉट, यानी वो जो आपका स्टार है वो 1 सेकेंड में कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, इतना एनर्जी 5.808 10 to the power 30 joules. This is the amount of energy being produced. लेकिन जनाब एक रिएक्शन से तो सिर्फ इतना ही एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, यानी पर सेकेंड कितना रिएक्शन हो रहा है वो तो पता चल गया. नंबर ऑफ रिएक्शन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मच. एक सेकेंड में जो आपको एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है 5.808 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर बाबा 10 टू द पावर 30 डिवाइडेड बाई दिस पर्टिकुलर फेलो विच इज योर 78 मल्टीप्लाइड बाई 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15. अच्छा, the rate of converting these helium to carbon is dash n into 10 to the power 42. तो अगर हम ध्यान से देखें 10 टू द पावर माइनस 15 जब ऊपर जाएगा तो ये आपको हो जाएगा 10 टू द पावर 45. हमको 42 के टर्म्स में कुछ चाहिए, तो यहाँ से 1000 निकाल लो और उसको इसके साथ गुना करो, तो 5808 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 42 डिवाइडेड बाई, आपके पास यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, 78 भी है, 1.67 भी है और 9 भी है. अच्छा, कुछ कटने की संभावना है क्या, 3 से कट रहा है क्या, ये आपको कितना हो जाएगा, 3 एकम 1, 3 9 27, 3 3 9 6 18, 6 3 9 9 18 19. अब तो ना कटेगा ये, है कि नहीं, अब तो ये नहीं कटने वाला. अगर हम यहाँ पे थोड़ा बहुत देखें 1.64.8 लगभग 5 के आसपास, 5 इंटू अगर हम 80 भी पकड़े तो 400 समथिंग, सो 1936 अपॉन दिस है ना, हमको इंटीजर में चाहिए, सो दिस विल बी समथिंग 4.5 से तो ज़्यादा ही है. दिस इज गोइंग टू बी राउंड ऑफ करने पे रफली 5 ओनली, तो यह आपको रफली 5 इंटू 10 टू द पावर 42 आ रहा है. इतना रिएक्शंस पर सेकेंड हो रहा है एक रिएक्शन में. अब यहां पे क्या एनटीए ने आंसर दिया और क्या गड़बड़ी है हम वो भी आपको बता रहे हैं. 1 सेकेंड में इतना रिएक्शन हो रहा है, एक रिएक्शन में आपको 1 कार्बन बनता है. इन्होंने आंसर दिया है 5, लेट मी क्लियर इट आउट. एनटीए ने आंसर दिया 5, तो अगर ये 5 आंसर देते हैं तो इनको पूछना चाहिए था कि द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्बन पर सेकेंड. एक रिएक्शन में 1 ही कार्बन बनता है, तो अगर इतना रिएक्शन हो रहा है तो इतना ही कार्बन
आपको पैदा हो रहा है 1 सेकंड में, तब तो आपको 5 का मजा आता। इन्होंने पूछा है कन्वर्टिंग दीज रेट ऑफ कन्वर्टिंग हीलियम, तो भैया 1 सेकंड में एक रिएक्शन, इतना रिएक्शन होता है, एक रिएक्शन में 3 हीलियम आपको कन्वर्ट हो रहा है, 3 हीलियम आपको कंज्यूम हो रहा है। तो 1 सेकंड में आपको टोटल कितना हीलियम कंज्यूम होगा, दिस मल्टीप्लाइड बाई 3, एक रिएक्शन में 3, तो इतने रिएक्शन में 3 इंटू दिस, तो 3 इंटू 5 15। तो भैया 15 इनका जवाब होना चाहिए था, और अगर 5 दे रहे हैं तो आपसे प्रोडक्शन ऑफ कार्बन पूछ लेना चाहिए था। ठीक है, सो आई हैव केप्ट बोथ द पिक्चर्स, हमने आपको सॉल्व करके भी दिखाया है कि भैया देखिए एंड तक हम आपके साथ आंसर लेके आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यही आपको एक थोड़ा सा आंसर वाइज कंट्रोवर्शियल है। 30th, अ न्यूक्लियस एट रेस्ट डिसइंटीग्रेट्स इनटू 2। शुरुआत में आपको न्यूक्लियस रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, बाद में ये आपको डिसइंटीग्रेट कर गया है। एक का मास m1 पकड़ लो तो एक का m2, इसकी वेलोसिटी अगर v2 है, काइंड ऑफ एक्सप्लोजन जो आप सेंटर ऑफ मास कोलिजन में पढ़ते हो, v1। शुरुआत में ये रेस्ट पे था तो मोमेंटम 0, बाद में मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2, बढ़िया है सर, राइट, इन 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई विद देयर मासेस इन द रेशियो 2:1, 2:1। तो भैया यहां से हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपका जो वेलोसिटीज का रेशियो है दैट इज इक्वल टू योर m2 बाई m1। तो अगर मासेस का रेशियो 2:1 है तो वेलोसिटी स्पीड का रेशियो आपको होगा 1:2, और दोनों अपोजिट दिशा में आपको ट्रैवल करेगा ताकि आपको नेट मोमेंटम 0 हो पाए, क्योंकि शुरुआत में आपको मोमेंटम 0 था, इन अपोजिट डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ रेशियो 1:2। तो भैया यही आपको सही बैठ रहा है। ठीक, वेरी वेरी गुड। चलिए ध्यान से देखिए, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। A hydrogen atom in ground state is given an energy of 10.2 electron volt। तो भैया ग्राउंड स्टेट में n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, ग्राउंड स्टेट में इसकी एनर्जी होती है -13.6, यहाँ होती है -3.4। अगर तुम फर्स्ट और सेकेंड का एनर्जी डिफरेंस देखो डेल्टा ई, तो ये आपको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। यानी कि अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, तुम उसको इतना एनर्जी दे दो तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के 2 पे चला जाएगा, और तुमने एग्जैक्टली 10.2 ही दिया है, मतलब इलेक्ट्रॉन कूद के 2 पे गया। हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइन्स, तो भैया जब इलेक्ट्रॉन 2 पे है तो उसके पास बस एक ही तरीका है 1 पे आने का, डायरेक्ट 1 पे आ जाओ, खत्म, एक ही, ओनली 1 स्पेक्ट्रल लाइन। अगर 3 पे जाता तो समझ में भी आता कि वो पहले यहां से यहां भी आ सकता था, फिर यहां से यहां, और एक डायरेक्ट, तो टोटल 3 बनता स्पेक्ट्रल लाइंस। समझ रहे हो? बढ़िया है सर, अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। UV light of 4.13 electron volt is incident on a photosensitive material having work function this much, the maximum kinetic energy, oh. So भैया K max is equal to initial incident energy minus your work function. This is your incident energy 4.13 and work function is your 3.13। ये तो डायरेक्ट अपने को दिख रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि सर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिए, ये आपका आखिरी सवाल इस सेशन का। वी हैव रीच द लास्ट क्वेश्चन एंड अगेन इंटीजर टाइप है, सॉरी है तो ये आपको सिंगल करेक्ट। सवाल की लंबाई देख के थोड़ा सी घबराहट हो सकती है, लाजमी है। पढ़ते हैं क्या है। द एनर्जी रिलीज्ड इन द फ्यूजन ऑफ 2 kg of hydrogen deep in the sun is EH। सन के एकदम गहराइयों में जाइए तो वहां पे आपको फ्यूजन रिएक्शन चल रहा है। फ्यूजन ऑफ 2 kg of hydrogen atom deep in the sun is EH। अच्छा,
कंसिडर द फ्यूजन रिएक्शन एज दिस मच, आपको वो रिएक्शन भी दे दिया है, आपको ये भी बता रहा है कि 4 हाइड्रोजन, एक रिएक्शन में 4 हाइड्रोजन कंज्यूम होता है और इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है। ये जो आपको EH दिया है, एनर्जी रिलीज इन द फ्यूजन ऑफ 2 kg ऑफ हाइड्रोजन, तो भैया 2 kg में कितना एनर्जी रिलीज होगा, हमको एवोगाड्रो नंबर भी दे रखा है। अच्छा देखिएगा जनाब, सबसे पहले तुम ये पता करो, एक रिएक्शन में सिर्फ 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम हुआ तो इतना एनर्जी आपको रिलीज हुआ। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स इन 2 kg ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स इन द 2 kg हाइड्रोजन एटम, दैट इज 2 kg ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू हाउ मच, आपको जो मास दे रखा है अपॉन योर मॉलिक्यूलर मास, मास इज योर 2000 ग्राम लिखो ना, ठीक है 2000 ग्राम लिखो, एंड एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना लोगे 1 ग्राम्स, राइट, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 2000 मोल। अच्छा 2000 मोल का मतलब कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हुआ, है ना, टोटल हाइड्रोजन एटम जो होगा आपको, टोटल हाइड्रोजन एटम, इसे काम करो NH बोल दो, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय योर एवोगाड्रो नंबर। तो इतना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आपके पास है, 4 हाइड्रोजन एटम के वजह से इतना एनर्जी आपको रिलीज हो रहा है, 4 के वजह से 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हो रहा है। तो इसके वजह से NH के वजह से आपको जो रिलीज होगा 26.7 मल्टीप्लाइड बाई NH डिवाइडेड बाई योर 4, इतना एनर्जी आपको रिलीज होगा। और यही हमको कहता है कि सर EH है, तो हमारा जो EH है दैट इज इक्वल टू 26.7 मल्टीप्लाइड बाई NH की जगह लिखोगे 2000 मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाई 4। अच्छा उसी प्रकार से द एनर्जी रिलीज्ड इन द फ्यूजन ऑफ 2 kg ऑफ यूरेनियम इज EU, और एक यूरेनियम के फ्यूजन से इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल रहा है। तो फिर से वही कहानी है कि भैया सबसे पहले 2 kg में कितना नंबर ऑफ मोल्स है और फिर टोटल नंबर ऑफ यूरेनियम एटम निकालोगे। टोटल नंबर ऑफ यूरेनियम एटम इज इक्वल टू हाउ मच, नंबर ऑफ मोल्स इनटू योर एवोगाड्रो नंबर, एंड नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हाउ मच, फिर से 2000 डिवाइडेड बाई 235, यहाँ पे डिवाइड बाई आपका 1 था लेकिन यहाँ पे तो 235 लोगे, 235 ये आपको हो गया नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। यानी कि आपका जो ये EU है समझिएगा, यहां तो भैया एक एटम के वजह से 200 निकल रहा है, तो इतने एटम की वजह से कितना होगा, तो चुपचाप से यहां पे आप 2000 मल्टीप्लाइड बाई Na मल्टीप्लाइड बाई 200 डिवाइडेड बाई 235 तो तुम्हारे पास था ही। सही बात है सर। अच्छा हमसे पूछ रहा है रेशियो, वो भी अप्रोक्सीमेटली EH अपॉन EU। तुम अगर ध्यान से देखो व्हेन यू डिवाइड दिस, आपका ना यहाँ पे 2000 इंटू Na 2000 इंटू Na दोनों आपस में मरेगा, तो आपके पास यहाँ पे बचेगा सिर्फ ये वाला टर्म 26.7 डिवाइडेड बाई 4, और यहां आपके पास बचेगा ये वाला टर्म, सॉरी 2000 तो मर रहा है, 200 अपॉन 235, 200 अपॉन 235। अच्छा बहुत ही बढ़िया है। पता लगभग तुमको यहीं से दिखना चाहिए कि भैया ये जो टर्म है ना ये आपको 1 से थोड़ी सी छोटी है ना, 0.9 समथिंग जैसा कुछ होगा, और ये जो आपको टर्म है ना ये टर्म आपको ऑलमोस्ट 6.8 6.9 जैसा फीलिंग है। सो आपका आंसर है ना 7 से थोड़ा सा ज़्यादा ही आना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एक ऑप्शन में, बट स्टिल अपनी इच्छा के अनुसार तुम यहाँ पे, क्योंकि ये इंटीजर टाइप नहीं है तो तुम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करके आंसर ले आओ। नीचे में आपको ये बेसिकली 800 है। तुम इसको जब
एग्जैक्टली अब यहां पे भी उनको थोड़ा सा ऑप्शन और बढ़िया देना चाहिए था। जब तुम इसको बहुत प्रिसाइजली सॉल्व करोगे ना तो ये तुमको निकल के आएगा 7.84 के आसपास। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हमको ऑफ कोर्स अप्रोक्सीमेटली बोला है, तो जो क्लोजेस्ट मैच करेगा वो आपको ऑप्शन नंबर 3 मैच करेगा। ठीक है, चलिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, हिट दैट लाइक बटन। अपने मिलते रहेंगे, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।